हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हुई हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि इस सब्जेक्ट में मैंने मास्टर्स की है, यानी आई डिड माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जो एक सियासी महाज आराई हमारे इस वक्त मुल्क में चल रही है, और उसमें नुकसान सिर्फ हम लोगों का हो रहा है, अवाम का हो रहा है, क्योंकि एक पाकिस्तानी ही दूसरे पाकिस्तानी के सामने खड़ा है और एक अजीब सी मैं ये कह सकती हूँ कि खाना जंगी वाला माहौल बनता जा रहा है, जैसे खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में बहुत बड़ी कोई मुश्किल आन पड़ी है और वक्त जैसे से गुज़र रहा है, लोगों में बजाय हम आहंगी होने के बजाय एक नफ़रत पल रही है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार अगर आप मुझसे पूछें ना, क्योंकि मैंने जब पॉलिटिकल साइंस में, जब हम क्लब पहला ही दिन था हमारे क्लासरूम में, और मुझे अच्छी तरह याद है हम सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, और जब हमने मुख्तलिफ हमारे सब्जेक्ट्स थे और जब हमने उसका पहला चैप्टर भी पढ़ा था, और जब हम आगे बढ़ते गए तो हम सब आपस में यही डिस्कस करते थे। इवन हम अपने प्रोफेसर से भी कहते थे कि सर, इसमें जो लिखा हुआ है ये हमें नज़र तो आ नहीं रहा, मतलब प्रैक्टिकली तो हमें कोई ऐसा सियासी निज़ाम हमें नज़र नहीं आ रहा है। अलमिया ये है कि 1947 के बाद अब तक, अब ये देखें कि हम 70s के एरा में हमारा मुल्क माशाल्लाह दाखिल हो चुका है। और ये जब एक इंसानी ज़िंदगी की मैं बात करूं, तो 70 ईयर्स में जब कोई इंसान दाखिल होता है, इंसान, तो उस वक्त वो अपनी एक पूरी ज़िंदगी गुजार चुका होता है, और उस ज़िंदगी के तजुर्बात से वो इतना एक्सपीरियंसड हो चुका होता है कि उसके बाद वो सिर्फ रिकॉल कर रहा होता है कि भाई मैंने पीछे पीछे क्या क्या किया। लेकिन अगर आप अपने आप से पूछें तो एक जनरेशन टू जनरेशन चेंज हुई है, और इस मुल्क के इतने सालों के बाद आप अपने आप से पूछें कि क्या हम एक सियासी कौम हैं भी या नहीं। हम जमहूरियत की तो बहुत बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बहुत बात करते हैं, हम जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं, लेकिन जमहूरी निज़ाम को एक सियासी शऊर रखने वाली कौम ही आगे लेकर चलती है। हमने जब हम अपना माज़ी को देखते हैं बिफ़ोर 1947, और हम कहते हैं हम पर तो गोरों ने इतने अरसे हुक्मरानी की, गोरे हम पे मुसल्लत थे। लेकिन आज इन्हीं गोरों की अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ अमेरिका की मैं बात करूँगी, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। दूसरी तरफ अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पार्लिमानी सिस्टम है, ठीक है? ये दोनों ही गोरे हैं। कहने का मकसद ये है। और जब मैं पार्लिमानी जैसे यूके की तरफ हम देखते हैं, क्योंकि एक अरसे तक वो ही हम पर मुसल्लत थे बिफोर 1947, मुसलमानों पर या हिंदू पर। क्योंकि ये बात मैं करूँगी आज अपने सब्जेक्ट की, और इसमें जो है ना हमारे साउथ ईस्ट रीजन ही इसमें बेसिकली मैं इनको इन्वॉल्व करूँगी, जिसमें श्रीलंका भी हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ सियासी कौम की, क्योंकि एक सियासी निज़ाम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस कौम की अपनी एक सियासी बसीरत भी तो होनी चाहिए। अगर हम अपने मुल्क के, जैसे मैं अपने घर की बात करती हूँ ना, मेरा ये मुल्क मेरा घर है। लेकिन अगर हम 1947 से देखें कि जैसे हमें आज़ादी मिली, तो हमारे मुल्क में एक प्रोसेस ऐसा गुजरा है जिसने सिर्फ कौम को डिस्ट्रैक्ट किया है। 1971 में भी एक आइन मतलब जिनकी मेजॉरिटी थी उनको हुकूमत नहीं बनने दिया गया, और फिर एक अलमिया ये हुआ कि हम पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से जुदा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, और उन्होंने दुनिया में, मतलब अगर मैं इस्लाम को लेकर बात करूँ तो बड़ी अच्छी वो एक लॉबी, मतलब मैं क्या कहूँ कि एक ब्लॉक, लॉबी नहीं, सॉर्ट ऑफ एक ब्लॉक बनाने जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं बनाया गया, ठीक है। फिर एक डाउनफॉल आया, फिर मार्शल लॉ आया, मतलब डेमोक्रेसी मार्शल लॉ, डेमोक्रेसी मार्शल लॉ। अच्छा, इतनी फ्रीक्वेंट ये चेंजेस आई हैं, इतनी जल्दी जल्दी ये निज़ाम बदलते गए, तो कौम उस तरह से जिस तरह से उसे उसकी बसीरत होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली हम वो लैक कर गए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो लोग उस वक्त पार्लियामेंट में, जो ख़ानदान, जो लेगेसी उस वक्त पार्लियामेंट में मतलब सीट पर, मतलब सीट को भी मैं ये कह सकती हूँ कि एक जायदाद के तौर पर, वो सिर्फ उसी लेगेसी के जो वाबस्ता अफराद होते हैं उनको वो मिलती गई। और इस तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमारी पूरी जो असेंबली थी वो भी एक तरह से सबटाज हो गई, कुछ ऐसे ख़ानदानों
ने उसको किया कि मजबूरी बन गई एक आम आदमी को उनको वोट देने की। तो एक वोटर की अपनी क्या सोच होनी चाहिए, एक वोटर की अपनी क्या डेफिनेशन है, वो हमें गोरों से सीखनी है। आपको पता है, अगर आप यूके भी चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं या यूरोप या जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पर जमहूरी निज़ाम है, आप वहाँ पर चले जाएं, आपको पता है वहाँ एक आम आदमी क्या कहते हैं अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लेकर। मतलब ये बड़ी मतलब ये तो वो डेजिग्नेशंस है ना जिस पर पूरा मुल्क बेस करता है। वो कहते हैं दे आर आवर सर्वेंट्स, ये हमारे नौकर हैं, क्योंकि हमने इनको वोट दिया है, हमने इनको ये ओहदा दिया है, हमारे ही टैक्स से ये पूरा निज़ाम चलाएंगे, तो ये हम आंसरेबल है, ये हमें आंसरेबल है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक उल्टा ही है ना कि हमने अपने जो भी हमारे लीडर्स आते हैं, जो भी हमारे सियासी रहनुमा आते हैं, सॉरी टू से हम उनको इतना सर पे चढ़ा लिया है या चढ़ाते रहे हैं कि अगर वो कोई गलत बात कर रहे हैं, अगर वो कोई उनकी कोई स्ट्रेटजी सही सिम से बजाय आप उसको डिफ़र कर रहे हैं, एक उस सियासी जमात के वोटर्स अगर उससे डिफ़र कर रहे हैं, तो दे आर आंसरेबल टू देम। हमारे यहाँ यह होता है कि एक जलसा होता है, एक बयान हो रहा है और लोग जो है ना बस खड़े होकर सुन रहे हैं और फिर वही नारेबाजी हो रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम बजाय तरबियत याफ्ता होने के बजाय मुझे लग रहा है कि हम जाहिल होते जा रहे हैं। जाहिल इसलिए कि वो शऊर ही नहीं है कि हम उन चीज़ों को समझें जिसके थ्रू हमें यूज़ किया जा रहा है। अब ये भी तो देखें ना कि वो ममालिक जो आज पता नहीं तरक्की याफ्ता भी कहलाते हैं और तरक्की के वो मनाजिल तय कर गए हैं कि जो हम अपने इतने सालों के बाद भी पाकिस्तान को उस स्टेज पर नहीं ले जा सके। उसकी बेसिक वजह यही है कि हम जिनको अपना सियासी रहनुमा मान रहे हैं, हम जिनको अपना सियासी लीडर मानते हैं, सॉरी टू से हम उन्हें फ़रिश्ता समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि हमारा यहाँ का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को भी नहीं पता कि जैसे मैंने कहा ना कि पार्लियामेंट में जो सीट्स पर जो ख़ानदान मुसल्लत है उनके सिर्फ चेहरे बदलने, मतलब वहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन उन्हीं को वो सीट्स इसलिए मिल रही हैं कि उनके जो वोट बैंक है, उनके जो वोटर्स हैं, उनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि उनसे ये कह सकें कि भाई, या उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है या उनको इतना शऊर नहीं है कि वो ये कह सके कि भाई आपने बहुत कर लिया, अब हम लोग में से भी वहाँ जाना चाहिए। अव्वल तो उनको इस तरह एजुकेट नहीं किया गया, सबसे मेन चीज़ तो यही है। तो इस पूरी जो मैंने आपके साथ ये अपनी जो ऑब्जर्वेशन है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो मेरा अपनी जो एक सोच है वो मैंने आपके सामने रखी। और दूसरा मेरा आज का प्रोग्राम क्या है, तो मेरा आज का प्रोग्राम ये वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं इस वक्त आपके साथ वो ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो सियासी रहनुमा आपके दिमाग से खेलते हैं और आपकी साइकी से किस तरह खेलते हैं। मैं वो ट्रिक्स आपके सामने जो इंटरनेशनली डिस्कस भी होती हैं और इसको जो बाहर भी फॉलो करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ तो एक्सेप्टेड है ना कि उनके जो वोटर्स हैं ना वो खुद कहते हैं कि आप हमारे आंसरेबल हैं। वहाँ पे सिर्फ अपोजिशन का खेल नहीं होता कि हम जिस पार्टी से वाबस्ता है या जो लाइकिंग्स हमारी जिस पार्टी की है, तो उसके जलसे में जो हमारा सियासी लीडर जो वो खिताब कर रहा है, जो वो बयान दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम नारे मार रहे हैं, हम तालियां बजा रहे हैं और हम पता नहीं बिना सोचे समझे उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया एहतजाज करना है तो आप एहतजाज करने चले जाते हैं। उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि अपोजिशन पार्टी हमारे ख़िलाफ़ खड़ी है, तो इस वक्त तो सोशल मीडिया का दौर जब से आया है, सॉरी टू से हमारे तो एथिक्स भी बिलो द बेल्ट हो चुके हैं, हमारे एथिक्स बिलो द बेल्ट हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, पूरी दुनिया में ये जारी है कि यहाँ पर लीक ऑडियो और लीक वीडियोस चल रही हैं। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। तो ये तो हमारा मतलब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान, सॉरी टू से मैं ये कहना नहीं चाहती थी कि पॉर्न वीडियोस देखने में टॉप रैंकिंग में आता है। तो ये जो न्यूज़ मीडिया और ये जो लीक वीडियोस आई थी पिछले महीनों में, ये सब क्या है?
मतलब ये गलाज़त है जो आप खुद एक दूसरे को नीचा करने के लिए दिखा रहे हैं। और उसमें अगर आप टसल और जो ग्राउंड्स पे जो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं या जो लोग अपनी जान से जा रहे हैं वो आपके वोटर्स हैं। ठीक है, बैक टू माय टॉपिक। सबसे पहली ट्रिक आपको पता है क्या होती है? एक जो सियासी रहनुमा कह दें या सियासी शख्सियात कह दें, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, सबसे पहली ट्रिक होती है पोलराइजिंग एवरीथिंग इनटू टू साइड्स ऑफ डिबेट। हर चीज़ को पोलराइज करना और अपना एक जिसे कहते हैं ना पॉइंट देना और अपनी एक पिक्चर दिखाना और फिर दोनों साइड्स पे डिस्कस करने के बजाय ये ट्रिक लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ट्रिक इस तरह डिस्ट्रैक्ट करने का आप इसको बेहतर अंदाज में इस तरह समझेंगे कि जब इलेक्शंस का दौर होता है तो ये जितने भी आपके पॉलिटिशियंस होते हैं या जितने भी आपके सियासी रहनुमा होते हैं, जब ये इलेक्शन कैंपेन अपनी रैलीज़ करते हैं, कैंपेन रैलीज़ करते हैं, उसमें ये आपसे वादे करते हैं। उसमें आपसे ये वादे करते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये करेंगे, जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम ये करेंगे और हमारा दौर ऐसा होगा, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें लोग वोट दें। सही सी बात है, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अगर मैं एक वन सेंटेंस में बोलूँ, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं और उनको वोट्स चाहिए होते हैं। इसके लिए वो अपने वोटर से बहुत सारे वादे करते हैं। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते हैं और जब वो गवर्नमेंट में आते हैं और उनको और लोगों ने तो उन्हें उनके उन वादों पर और जो उन्होंने ऐलानात किए होते हैं उस पर वोट दिए होते हैं ना, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते हैं सिचुएशंस उनसे कंट्रोल नहीं होती, हैंडल नहीं हो पा रही थी, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक अलग ही एक मुद्दा या हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ निकाल लेते हैं, कोई ऐसा टॉपिक निकाल लेते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन निकाल लेते हैं जिस पे फिर वो सियासत करना शुरू कर देते हैं और आपको उन वादों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि ऐसा ना हो कि हमारे वोटर्स हमसे ही सवाल करना शुरू हो जाए, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पोलराइज कर देते हैं, हर चीज़ को पोलराइज कर देते हैं और उसको एक डिबेट बना देते हैं। और फिर न्यूज़ चैनल्स में उनसे उस पार्टी से जो मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा होते हैं वो करंट अफेयर शोज़ में आते हैं, एक उसको डिनाई कर रहा होता है, एक उसको डिफेंड कर रहा होता है। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो इंसान ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो मंझे हुए पॉलिटिशियंस हैं उनको पता होता है कि अपने किए हुए वादे जब पूरे ना हो तो फिर अपने वोटर्स को किन कामों में लगा देना चाहिए या किन बहस में उलझा देना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 है कि जब रिपीटिंग लाइज ओवर एंड ओवर अगेन, एक झूठ जो उनके लिए फ़ायदेमंद है उसको इतना रिपीट करो कि एक वक्त आए कि अवाम को वो सच लगने लगे। आपको पता है हिटलर के दौर के जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे जिनका नाम था जोसेफ गोबेल, उनका ये कहना था कि रिपीट अ लाई ऑफन इनफ इट बिकम्स अ ट्रुथ। मतलब एक झूठ को आप एक नुक्ता बनाएं और अब उनको पता है कि ये झूठ है, लेकिन उसको इतनी सच्चाई से बार बार बताएं, इतना रिपीट करें एक कोई ऐसा मतलब आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले कि उन पर कोई इल्ज़ाम आए वो अपने डिफेंड में कोई ऐसी एक बहस छेड़ देते हैं या कोई ऐसा नुक्ता उठा लेते हैं जो झूठ होता है, लेकिन वो उसको इतना रिपीट करते हैं कि वो उनके वोटर्स को सच लगने लगता है। ठीक है, तो मतलब लायन हैशर साइकेट्रिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और टोरंटो कॉल्स इट इलस्ट्री ट्रूथ इफेक्ट। कहते हैं कि मतलब एक झूठ का आपके दिमाग में मतलब ये एक साइकी होता है और ये झूठ जब एक लाइन जो आपको बार बार सुनने को मिले आपके लीडर्स की तरफ से, उनसे जो वाबस्ता जो दूसरे सियासी रहनुमा होते हैं उनकी तरफ से, तो वो आपकी नफ्सियात में जाके ऐसा ठक करके लगता है कि अवाम को या उनके वोटर्स को वो सच लगने लगता है। तो ये है दूसरी एक ट्रिक जो पॉलिटिशियंस और सियासी रहनुमा आपके साथ खेलते हैं और उसका मतलब वो झूठ होता है, वो झूठ को इतना रिपीट किया जाता है कि मुझे और आपको वो सच लगने लगता है। ठीक है, नंबर 3 है
लार्जर देन लाइफ इमेज इन योर माइंड बिकमिंग अबव क्रिटिसिज्म। यानी ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे इस्तेमाल करके पॉलिटिकल लीडर अपनी एक ऐसी इमेज पेश करते हैं जिससे उनके वोटर्स को लगता है कि वो कोई गलत काम या गलती कर ही नहीं सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 ट्रिक मेरा और आपका समझना। मतलब आपके जो सियासी रहनुमा होते हैं ना, जिनको आप आइडलाइज करते हैं, वो मेरे और आपकी तरह एक इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है। वो गलत भी हो सकते हैं, वो गलती भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इनकी इमेज, मतलब ये अपनी इमेज को, अपनी शख्सियत को इतना अच्छा दिखाकर आपके दिमागों पर इस तरह मुसल्लत हो जाते हैं कि वो, मतलब हमें खुद लगता है कि नहीं भाई हमारा लीडर सच बोल रहा है, नहीं भाई ये झूठ बोल ही नहीं सकता, नहीं भाई हमें इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये हमारे भले की बात कर रहा है। लेकिन पीछे क्या हो रहा है, पीछे क्या स्ट्रेटजी चल रही है उस पार्टी की, उस पार्टी से वाबस्ता जो अफराद हैं, कि इससे पहले कि उनके वोटर्स दूसरी पार्टी में की तरफ चले जाएं, वो अपने वोटर्स को इसी तरह बाउंड करके रखते हैं। और आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया का दौर है। इस वक्त न्यूज़ चैनल्स में भी, अब तो यही मुझे भी यही लगता है कि न्यूज़ चैनल्स में जो मुख्तलिफ इतने चैनल्स की भरमार है कि पता ही नहीं चलता कि अगर एक चैनल एक बात को डिफेंड कर रहा है, दूसरा चैनल उसी बात को डिनाई कर रहा है। एक चैनल अगर एक सियासी जमात को डिफेंड कर रही है, दूसरा चैनल उसी सियासी जमात के अगेंस्ट रिपोर्टिंग कर रहा है। तो जो व्यूअर्स हैं वो भी कंफ्यूज है, बल्कि अब कंफ्यूज नहीं है, अब तो उकता ही गए हैं। उकता इसलिए गए हैं कि जो मतलब जो इस मुल्क का भला चाहते हैं, जो इस सिस्टम को बचाना चाहते हैं, जो दुनिया में जग हसाई नहीं करवाना चाहते अपने, वो इस चीज़ को मतलब वो अब उनका जो है ना, यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि उनका ज़ब्त ख़त्म हो चुका है, जैसा कि मेरा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा, अब इतने सालों में तो बहुत कुछ हो रहा था। मैं सच कह रही हूँ कि वो भी मतलब एक जिसे हम कहते हैं ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री की ये डेफिनेशन नहीं होती। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है बिलो द बेल्ट सब कुछ हो रहा है। अब अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि इस मुल्क में अपने ही लोग अपने ही लोगों के जान के दुश्मन बन जाए, सिर्फ इसलिए कि उनके सियासी रहनुमा उनको पपेट्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे केसेस में लोग ये नहीं देखते कि सच क्या है। मतलब इस केसेस में ना, कि जब एक इमेज बना दी जाती है और जब एक इंसान को पता नहीं क्या, मतलब इंसान नहीं, फरिश्ते से भी अगर, सॉरी टू से, अल्लाह माफ़ करे, अगर कोई टर्म है तो मतलब सोच से बाहर है। तो फिर जो लोग उनके जलसे में जाते हैं ना, वो यही नहीं देखते कि मतलब वो कह क्या रहा है। वो बस उसकी शख्सियत को देखकर इतने मतलब उसमें क्या कहते हैं, खो जाते हैं कि उनको लगता है कि मतलब यहाँ से उनको फ्यूज़ कर देना और उनकी इमेज को एक, जिसे कहते हैं ना, ब्रांडिंग कर देना। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कोई ब्रांड होता है ना, तो उस ब्रांड को इतना आपके सर पे मुसल्लत कर दिया जाए कि उसमें लाख खराबियाँ सही, लेकिन आप खरीदते वही हैं। बल्कि उसके बरअक्स दूसरी उसी बहुत अच्छी पायदार वही आइटम आपको मिल रहा होता है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी मार्केटिंग उस तरह नहीं की हुई होती जिस तरह उस ब्रांड की हुई होती है। तो एक लोकल आइटम आइटम वही है, चीज़ वही है। जैसे ये 2 पेन है, लेकिन एक है कि जो एक नॉर्मल इसकी मार्केटिंग नहीं हुई है, और दूसरा पेन होगा अगर उसकी मार्केटिंग बड़ी सॉलिड किस्म की हुई होगी ना, तो वो चाहे हमें महंगा भी मिलेगा ना, हम वो खरीदते हैं। नंबर 4 है ऑलवेज ब्लेम देयर प्रॉब्लम्स ऑन एन अदर। ये तो वही है जो हम रोज़ अपने न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं कि हमेशा से अपनी गलती, अपनी की हुई गलतियाँ दूसरों पे डाल दो, अपनी की हुई गलतियाँ सारी दूसरों पे डाल दो और ख़ुद अपने आप को उससे बरीउस जमा कर दो। उसके लिए आप दुनिया जहाँ के एक्सक्यूज़ेस दे दें। ये आजकल आपने देखा होगा, ये हम देख रहे हैं, हमारे सियासी रहनुमा यही कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग एज अ वोटर उनको फॉलो कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये गलत है, तो उसमें लाख अच्छाई सही हम उसे गलत ही समझते हैं। और अगर कोई अच्छा है तो उसमें लाख बुराई सही तो भी हम उसको बुरा कहेंगे, और जो बुरा है उसे हम अच्छा कहेंगे। बात यही है कि अपनी गलतियों का पूरा जो होता है ना बोझ,
वो लोग आजकल यही हो रहा है, वो उस पे डाल रहा है, वो उस पे डाल रहा है। वो कह रहा है कि मतलब ऑब्वियसली जब आप 2007 से लगा लें, जब बीबी शहीद मेरी बहुत मतलब वो मेरी आइडियल रही हैं और एज अ वुमन, ठीक है। उसके बाद आप खुद देखें पीपल्स पार्टी का दौर आया, उनकी फिर मतलब डिज़ोल्व हुई, नवाज पीएमएल नून आई, पीएमएल नून ने पीपल्स पार्टी पर ब्लेम किया कि भाई इन्होंने इतना टैक्स हो गया, इतनी महंगाई हो गई, ये हो गई। फिर दोबारा जब पीपल्स पार्टी आई तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये सारे रिफॉर्म्स किए थे, पीएमएल नून ने उन सबको मतलब बिगाड़ दिया। मतलब ये फ्री यही होता रहा ना, एक दूसरे पर ब्लेम करते गए जो भी। इनफैक्ट अगर अब भी इलेक्शंस होंगे और जो भी आएगा वो यही कहेगा कि नहीं, हम ये जो सारा कुछ महंगाई है, टैक्सेशंस है, जो भी है, थ्रेट्स है, ये सब कुछ पिछली गवर्नमेंट का लाया हुआ मलबा है जो अब हमें उसे साफ करना है। ये बयानबाजी तो आई थिंक हम लोग 80s से ही सुनते हुए आ रहे हैं और अब 2023 है। डू एवरीथिंग, ये लास्ट पॉइंट है जो बिल्कुल मेरे और हम पर इसलिए फिट बैठता है कि हमें वैसे ही कहा जाता है कि हम एक जज्बाती कौम है। तो यहाँ पर लॉजिक, जैसे एक लॉजिक होनी चाहिए ना, लॉजिकल नेशन होनी चाहिए। वेस्ट हो, देखिए वो एक मैं ये कह सकती हूँ पॉलिटिकल नेशन तो है, सियासी शऊर भी है, मतलब जमहूरी कौम भी है। जमहूरियत किसे कहते हैं? हर तरह वो लोग इमोशंस से काम नहीं लेते, वो जज्बात को पीछे रखते हैं। सामने वाला अगर कोई लॉजिक दे रहा है उसकी लॉजिक में जाते हैं, उसके अंदर पूरा मतलब डिस्क्राइब करते हैं और सबसे पहले वो अपनी फलाह देखते हैं या ये देखते हैं कि ये हमारे लिए और हमारे लिए मतलब ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ये पार्टी या इस पार्टी का लीडर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भाई जज्बाती कौम है हम। और वाकई में अगर आप ओवरऑल देखें, मैं इस वक्त एक न्यूट्रल बेस पर कर रही हूँ। इस वक्त ना मैं किसी पार्टी की डिसलाइकिंग पर बात कर रही हूँ, ना किसी पार्टी की लाइकिंग पर बात कर रही हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जितनी भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज रन हो रही हैं ना, और जितना भी इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, ये मेरे और आपके जज्बात से खेल रहा है। ये अब मुझे और आपको जज्बाती कर रहा है, हमें इमोशनल कर रहा है। और यही एक गेम है, पॉलिटिक्स भी एक गेम है। और ये एक हम कहते हैं ना चेस का गेम, जिस पे एक आपका मूव या तो आपको हराएगा या आपको जिताएगा। और पॉलिटिक्स को कार्ड्स का गेम भी कहा जाता है कि राइट टाइम पे राइट कार्ड अगर फेंका जाए ना, तो आपकी मतलब उस पार्टी को मतलब एक आगे वो प्रोग्रेस मिलती है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको रास्ता मिलता है। लेकिन गलत वक्त पर गलत कार्ड फेंक दिया ना आपका, तो आपके जितना भी अच्छा काम होता है ना, वो एक कार्ड की उस गलत मैं ये कह सकती हूँ कि उसको यूज़ करने पर आपका सब कुछ, आपका फ्यूचर, आपका सारा कुछ उसको वो ख़त्म कर देता है। मेरा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? करने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे वाकई में बहुत तकलीफ़ हो रही है इस वक्त जो इस मुल्क में हो रहा है। और दूसरी बात ये, आप ये भी तो देखें ना कि ये जितनी भी तोड़फोड़ हो रही है वेस्ट में देखें, मैंने सबसे पहले कहा, वो कहते हैं दे आर आवर सर्वेंट्स, हमने इनको यहाँ तक पहुँचाया, वो हमारे नौकर हैं। अब वो चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी लोग होते हैं, पुलिस हो, जो भी हो, वो कहते हैं ये हमारे नौकर हैं क्योंकि हमने इनको वोट दिया है, हमने उस पोजीशन में इनको लाए हैं, और ये हमारा ही पैसा है, हमारा ही टैक्स है, जिससे ये इस मुल्क को और हमारी बेनिफिट्स या हमारी फलाह के लिए काम करेंगे। हमारे साथ मसला ये है कि इस वक्त जब भी जलाओ घेराव होता है, हम कहते हैं ना इमलाक का नुकसान हुआ, तो यकीन कीजिए ये जो इमलाक का नुकसान है ना, तो वो जो स्टेट पर जो लोग बैठे हुए होते हैं ना, जो भी स्टेट गवर्नमेंट पे, ये अपनी कोई प्राइवेट अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से ये इमलाक के क्या कहते हैं नुकसान को नहीं पूरा करेंगे। ये दोबारा से मेरे और आपके टैक्स के पैसों से ये पूरा होता है। जहाँ इतनी महंगाई है, जहाँ महंगाई से इतने लोग मर रहे हैं, और जहाँ सिक्योरिटी के नाम पर इतने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन रैलीज हो, कंपेन्स हो, क्या वो अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं? नो। अब उसी पार्टी के लोग जो उनको वोट दे रहे हैं, जो उनके जलसे में जा रहे हैं, खुदा के लिए ये तो सोचो, ये जो इतना खर्चा किया हुआ है ये आपके टैक्स के पैसे हैं, ये वो अपनी प्रॉपर्टी से नहीं खर्चा कर रहे।
वो आपको तो ये वो ट्रिक्स हैं जो दुनिया में ये पढ़ाई जाती हैं, और लोगों में यही ट्रिक्स बता सियासी शऊर के तौर पे, या हम ये सकते हैं कि पॉलिटिकल एजुकेशन के तौर पर अवाम को बताई जाती है, पढ़ाई जाती है स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, टीचर सेमिनार्स में। और मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है कि हमारे वहाँ यहाँ पर वैसे ही ख़वातीन को लेकर मैं बात करूँ तो लिटरेसी रेट आज भी, और जो जिन ख़वातीन के पास डिग्रीज़ भी होती हैं, चलो अच्छी बात है कि वो हाउस मैं वो पता नहीं क्या बोल रही हूँ, हाउस वाइफ्स हैं। तो मॉर्निंग शोज़ में खुदा के लिए ये शादियाँ गाने बजाने से बेहतर है कि आप ये चीज़ें बताएं। इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत है कि एक सियासी कौम और कैसा होना चाहिए, और उस कौम के पास सियासी शऊर होना चाहिए, और उस सियासी शऊर में आपके जो इर्द गिर्द जो कहते हैं कि हम आपके सियासी रहनुमा हैं, वो कौन सी ट्रिक्स आप पर आजमा रहे हैं, और आप उन ट्रिक्स को समझे बगैर अपने आप को एक दूसरे से लड़ रहे हो। अल्लाह ताला मेरा और हमें आपका हामी और नासिर रहे, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए। थैंक यू सो मच।